हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे भूगोल पार्ट 2 का है। जैसा कि आप लोगों ने जाना है कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास के आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, वही वीडियो में से हमारा पार्ट 2 वीडियो आ गया है भूगोल के ऊपर। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देखने की कोशिश करें और जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देख लेते हैं कि हम लोग पहले कितना, यानी पार्ट 1 में हम लोग कितना पढ़े हुए थे। तो दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि हम लोग पढ़े थे भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर के रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। इतना दूर तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप में तूफान की आँख, नदी के मुख, हिम नदी के स्रोत यानी नासिका, जलडम भूमध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग को बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी है उसके क्या रूप होते हैं, किस तरह के रूप होते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तूफान की आँख यानी तूफान जो होता है, तूफान तो आता है लेकिन उसमें तूफान की आँख किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नदी का मुख क्या होता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। हिम नदी के स्रोत यानी नासिका, नासिका मतलब समझते हो ना, श्वास नली, तो यह क्या होता है। जल डमरू मध्य की ग्रीवा क्या होता है और मृदा की परिच्छेदिका क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। जैसा कि मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि ये तूफान की आँख क्या होता है, नदी का मुख क्या होता है। तो देखते हैं कि आगे किस तरह से बताया गया है कि हम लोग को पता चलता है या नहीं चलता है, आगे यह बताया जाता है या नहीं बताया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। अब इस बुक के बारे में बताया जा रहा है, इस चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है कि इस तरह, जिस तरह से हम लोग पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख के बारे में जानेंगे, ठीक उसी तरह हम लोग प्रदेशों, गांवों और शहरों की भी जो शहरों के भी बारे में जानेंगे, वहाँ के जीवों के रूप में लेकिन हम लोग जानेंगे, ठीक है। निर्जीव के रूप में नहीं जानेंगे, जीवों के रूप में जानेंगे, यानी कि कौन कौन से जीव वहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव नहीं पाए जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के लोग कैसे होते हैं, क्योंकि लोग भी, इंसान भी तो जीव होता है, तो शायद उसके बारे में भी बताया जाए। यह अंदेशा है, यानी कि मेरा अपना अंदेशा है। तो आगे देख लेते हैं पढ़ कर कि आखिर क्या है क्या नहीं है, वो सभी आपके सामने हो ही जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य प्रतिदेश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता और राज्य मतलब आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, और देश का भी मतलब जानते ही हो। तो इन राज्य का या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो रेल मार्ग हो गया, सड़क हो गया, जल मार्ग हो गया, इन सब को हम लोग परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन करते हैं। धमन यानी कि एक तरह से समझो कि मुझे बताने में लगता है कि मुझे यह बताया जा रहा है कि हम लोग मानचित्र वगैरह में किस तरह दर्शाते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का पर्यायवाची शब्द होता है, तो शायद कुछ इस तरह से इसका भी पर्यायवाची शब्द ही है। लेकिन हम लोग क्या है क्या नहीं, आगे खुलकर पता चल जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्राकृतिक और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि क्या आप अपने भाषा के ऐसे शब्दों के अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं, यानी कि जो भी हम लोग भाषा बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कुछ खास यानी कि कुछ खास बातें होती हैं, क्या हम उसको एक साथ जोड़ सकते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग बोलते हैं तो एक उचित यानी कि एक उचित वर्ड बनना चाहिए, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब जैसे तैसे हम लोग तो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोग एकत्रित लगभग नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर और भी एक मूल्य प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि हम प्रकृति को यानी प्राकृतिक से मनुष्य को अलग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति जो है और मनुष्य जो है, इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत ही जटिल संबंध है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कठोर तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मानव के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति जरूरी है, और प्रकृति के लिए कहीं ना कहीं मनुष्य यानी मानव जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मानव भूगोल की परिभाषाएं जान लेते हैं, ये आप लोग को याद भी करना पड़ सकता है, तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव से पहले दो ये यानी कि कॉमा जैसा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग इम्पोर्टेड कोमा शायद बोलते हैं। तो देखो ये इसको हम लोग इम्पोर्टेड कोमा बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेड कोमा के अंदर है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि हम लोग इसको यह भी बोल सकते हैं कि यह जो परिभाषा है वो रेट जेल ने दिया है, ठीक है। यहाँ पर रेट जेल देख सकते हो, नाम दिया हुआ है, यानी इसी ने इस परिभाषा को दिया हुआ है। और यह जो परिभाषा है यह मानव भूगोल की परिभाषा है, ठीक है। मानव भूगोल को परिभाषा होती है, जैसे कि हम लोग देखते होंगे हिंदी व्याकरण में कि संज्ञा का परिभाषा दीजिए, तो हम लोग संज्ञा के बारे में बताते हैं, ठीक उसी तरह यह मानव भूगोल का परिभाषा है, और मानव भूगोल यानी मानव भूगोल के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से बताने पर उसमें इम्पोर्टेड कोमा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो अगर कोई खास इंसान उसका परिभाषा देता है तो वो इम्पोर्टेड कोमा के अंदर आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इम्पोर्टेड कोमा के अंदर है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। और ये किसने दिया था? तो ये रेडजल ने दिया था, ठीक है। मानव भूगोल का जो भी परिभाषा है ये रेडजल ने दिया था, इसको जरूर याद कर लें कि रेडजल ने परिभाषा दिया था। और अगर ये भी याद हो पाए तो इसको भी थोड़ा सा रट लें, क्योंकि पूरी किताब हम लोग पढ़ के समझ नहीं सकते, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं कि हमें रटना पड़े या याद करना ही पड़ेगा। सो ये भी हम लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। ऊपर दी गई परिभाषा संश्लेषण का जोर दिया गया है, संश्लेषण पर जोर दिया गया है। यहाँ पर जो संश्लेषित भाषा यानी कि जो भी वर्ड का यूज किया गया है, इस पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है कि हाँ यहाँ पर संश्लेषित होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम ये भी लिख सकते थे कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, हम लोग ये भी बोल सकते थे, लेकिन बीच में संश्लेषित आया क्यों? क्योंकि हमारे जो यानी कि मानव भूगोल और यानी कि जो प्रकृति है और मनुष्य है उसके बीच बहुत ही एक कठोर संबंध है, जिस कारण संश्लेषित वर्ड भी एक जुड़ गया है। तो चलते हैं यहाँ पर और आगे। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये भी देख सकते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेड कोमा के अंदर है, ठीक है। इसे भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, चाहे मुझे याद करना पड़ेगा कि मानव भूगोल जो है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी कि अस्थिर मतलब कि स्थिर नहीं है। पृथ्वी क्या होता है, चारों तरफ घूमते रहता है कि नहीं, चारों तरफ घूमता रहता है और सूरज के चक्कर लगाते रहता है, तभी तो साल आते रहते हैं और दिन गुजरते रहते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाते रहता है और अपने अक्ष पर भी वो घूमते रहता है, यानी कि वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। और क्रियाशील मानव, यानी कि क्रियाशील मतलब जो काम उम करता है, ठीक है। तो जो मनुष्य होता है, काम जो करता है उसके, यानी कि मनुष्य सारे काम ही करते हैं, ठीक है। चाहे वो कितना भी आलसी क्यों ना, लेकिन वो सभी इंसानों के बारे में बात किया जा रही है यहाँ पर क्रियाशील मानव के रूप में। क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का, तो जो भी परिवर्तन होता है, जैसे कि मान लो पृथ्वी जो होता है अक्ष पर अपना घूमते रहता है, तो कभी ठंड आता है, कभी गर्मी आता है। तो जो परिवर्तनशील संबंध होता है, तो हर समय मनुष्य का पृथ्वी के साथ है एक जैसा संबंध नहीं रहता है, ठीक है। पृथ्वी के साथ संबंध जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसके बारे में अगर जब हम लोग अध्ययन करते हैं किसी शाखा में, किसी किसी ग्रुप में अगर हम लोग बातें करते हैं इसके बारे में, तो वह हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत कहते हैं। इसीलिए यह मानव भूगोल का परिभाषा दे दिया गया है, ठीक है। अब यह इम्पोर्टेड कॉमा में है, तो इसे भी किसी ने बोला है, तो इसका नाम है एलन सी सैंपल, ठीक है। इसे तो और भी आसानी से हम लोग याद कर पाएंगे, क्योंकि एलन सी सैंपल नाम यानी अच्छा सा लग रहा है, और हम लोग इसे आसानी से याद भी कर पाएंगे। और मुझे पता नहीं आप लोग याद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट मुझे तो याद हो जाएगा तुरंत। सैंपल की परिभाषा से संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। तो दोस्तों ये शायद जिसने परिभाषा दिया उसके बारे में बताया जा रहा है कि सैंपल की परिभाषा से संबंधों की गत्यात्मक मुख्य शब्द है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को तो कहीं सैंपल वगैरह पढ़ने को नहीं मिला, और एलन सी सैंपल ही नाम आया था। चलो कोई बात नहीं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट कॉमा में है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट कॉमा में है, और इससे जो दिए गया है वो दिए हुए हैं पॉल विडाल डीला ब्लाश। सो गाइस ये भी, यानी ये भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन के टाइम में कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसका भी नाम सुना हुआ है, या हो सकता है कि पढ़े हुए हैं, ठीक है। या हो सकता है मैं गाइड ही में पढ़ा हूँ, बट मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे मैंने पढ़ा है, बट नाम सुना सुना लग रहा है, ठीक है। चलो उसके बारे में भी हम लोग को याद कर लेना है। अभी तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और खुद भी पढ़ रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग टाइम निकालेंगे और 5 मिनट में लगभग याद कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, वो भौतिक रूप से भी नियंत्रण हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रासायनिक प्रक्रिया से वही हम लोग कार्य करते हैं जो कि बहुत ही एक दूसरे में, यानी कि जैसे कि होता है केमिकल रिएक्शन, आप सभी जानते हो। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ये होता है कि एक से अधिक जो भी अणु होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसे छुड़ाने के लिए हमें रासायनिक ही कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन जो भौतिक होता है वो सिंपल सा होता है, और उसे हम लोग आसानी से कर लेते हैं बिना कुछ ज़्यादा रिसर्च किए, या ज़्यादा ज़्यादा हमें उसकी टेंशन यानी कि नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पहले के उदाहरण में पढ़े होंगे कि अगर कोई मोमबत्ती हम लोग जला रहे हैं, अगर वह है यानी कि पिघल जाती है, तो फिर उससे हम लोग मोमबत्ती बना लेते हैं, तो वो हो जाता है भौतिक में, ठीक है, वो भौतिक चला जाता है, यानी वो सिंपल रहता है। तो ये जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके जो सिंपल से भौतिक नियम है, ठीक है, साधारण से, जिससे यह पृथ्वी जो है नियंत्रित रहता है, जिसके बारे में, ठीक है। तो तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित से उत्पन्न संकल्पना।
तो इसको बोला गया है इसको बोले हैं पॉल विडाल डीला ब्लास, ठीक है। तो मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों के एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। तो इनका कहना है कि जो मानव है, पृथ्वी और मनुष्य यानी कि मानव भूगोल जो है वह पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों यानी कि जो भी संबंध होता है, अंततः पूरे जो अंदर से या बाहर से जो भी संबंध होते हैं उसी का जो संकल्पना करता है, कम संकल्पना जो है वो प्रस्तुत करता है, ठीक है। मानव भूगोल उसके बारे में बताता है, उसकी कल्पनाओं को वह बताता है लिखने के द्वारा, ठीक है, लिखित के द्वारा बताता है। मानव भूगोल की प्रकृति, हम लोगों ने जाना कि मानव भूगोल क्या था क्या नहीं है, और इससे और अच्छे तरीके से कि मानव भूगोल क्या है और इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, नए नए जो टॉपिक आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया है हमारा जो नया टॉपिक है वो है मानव भूगोल की प्रकृति, यानी मानव भूगोल का क्या रूप है, क्या कार्य है, ठीक है, वो किस लिए आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसके प्रकृति के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्य यौन क्रिया के द्वारा किया करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये भी जो है ये एक परिभाषा है मानव भूगोल का, ये भी एक परिभाषा है, लेकिन ये किसी ने कहा नहीं है, ठीक है। ये सबका मिला हुआ लगभग एक परिभाषा है जो कि सही तरीके से देख कर लिया गया है कि मानव भूगोल जो है वो भौतिक पर्यावरण, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, भौतिक पर्यावरण जो कि सिंपल तरीके से होता है, तथा मानव जनित यानी कि मानव से बनाया हुआ या मानव के किसी कारण से बन जाता है खुद पर खुद, तो मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक मतलब समझते ही हो, और सांस्कृतिक मतलब कि जैसे कि पुराने धर्म में जो जो अपनाए जाते थे या पुराने तरीके को जिस तरह से अपनाया जाता था उस तरह के पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है, ठीक है। अन्योन्य क्रिया के द्वारा जो मानव भूगोल है वह यानी कि मनुष्य के जो भी जनित मानव जनित जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, पर्यावरण है, उनके अंतर संबंध का इसमें अध्ययन कराता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इसमें कुछ कुछ यानी कि पॉल विडाल डीला ब्लास जो है इनका भी है, और साथ साथ कुछ एलन सी सैंपल का भी है, और रेड जेल का भी है, यानी कि कुछ इस यानी लगभग लगभग जो भी परिभाषा देते हैं उनमें से मिलजुल कर ये एक परिभाषा बनाए जो कि एकदम सटीक बैठता है और अच्छे तरीके से यानी कि हमें बताता है, ठीक है। आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल क्या मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, जो हमारा 11th का किताब था भौतिक भूगोल के मूल्य सिद्धांत, तो उसमें बोल रहा है कि भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। भौतिक पर्यावरण यानी सिंपल तरीके से जो भी हमारे प्रकृति में पाया जाता था, चाहे वो सूरज की रोशनी हो गई या कुछ, तो इसको जो भी तत्व थे ये सब, इन सब के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्रकृति, वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। तो दोस्तों ये जो है जैसे कि भू आकृति यानी जैसा कि आप देखते ही हो कि भू जो है इसका अलग अलग तरह से आकार होता है, यानी कि जमीन का है, पृथ्वी का तो नहीं लिया जा रहा है, नहीं तो पृथ्वी का तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो जो जमीन की आकृति है उसके फिर मृदाएं मृदाएं मतलब मिट्टी, ठीक है। फिर उसके बाद जलवायु, जलवायु मतलब भी आपको लगता ही होगा जैसे ठंडा होता है, गर्म होता है, तो ये सब एक जलवायु ही है।
ये मौसम हो गया, ठीक है, मौसम हो गया। लेकिन जो जलवायु होता है वो साल में 2 साल में एक बार यानी कि चेंज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठंडा गर्मी की तरह 4-4 महीने पे बदलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद है जल। जल मतलब पानी। और प्राकृतिक वनस्पतियों, यानी कि जो भी प्रकृति के द्वारा वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, और विविध प्राणी जाति, यानी कि और अलग तरह के प्राणी जात, जैसे जानवर हो गए, मनुष्य हो गया, हर तरह के पक्षी उक्षी, कीड़े मकोड़े, सब के बारे में। तथा वनस्पति जाति, यानी वनस्पति की भी अनेकों जात होती है दोस्तों, ठीक है। पेड़ पौधे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ताने होते हैं जिसमें, ठीक है, जैसे झाड़ी वगैरह हो गया। क्या आप इन उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? तो दोस्तों यह कह रहा है कि क्या आप उन सभी तत्व जो है उन सब का सूची बना सकते हैं। सूची मतलब कि हमें बांटना होगा, हमें बताना होगा कि कौन सेम सूची का है, यानी कि कौन किस एक ही कैटेगरी का आता है, रहने में या बनने में या खाने में, ठीक है। इस तरह से हमको सबका सूची बनाना होगा जिनकी जो रचना है वो भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच अपने कार्यकलापों के द्वारा की है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि गृह, गांव, नगर, सड़क व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पनतन, दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम लोग जो देखते हैं गृह मतलब घर, गांव या शहर या सड़क या रेल या जाल, जाल उद्योग, यानी रेलों का जाल, ये सब यानी कि जाल है। रेलों का जाल यानी कि सड़क हो गया, रेल हो गया। और रेलों का जाल का मतलब यानी समझ लो कि पटरी वगैरह। फिर उद्योग, उद्योग मतलब जैसा कि कारखाने वगैरह हो गए। खेत मतलब जानते ही हो आप। और पत्तन मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। यानी कि जो भी ये सब चीज़ बना हुआ है, ठीक है, जैसे घर बना है, गांव बना है, सड़क बना है, तो इन सब में क्या होता है कि हम मनुष्य बनाए हुए हैं, मानव निर्मित यह संसाधन है, ठीक है। इन सभी संसाधनों को हम लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक बनाए हुए हैं। लेकिन यह अपने आप तो बना नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ा है? तो इसे ज़रूरत पड़ा है हमें बनाने के लिए, यानी कि हम लोगों ने इसे बनाया है कुछ प्रकृति के ही, यानी कि जो प्रकृति से ईश्वर ने हमें दिए हुए हैं उन्हीं में से कुछ चीज़ों का हम लोग उपयोग कर करके हम इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो कि घर है, घर हम बनाने जाते हैं तो हमें ईंटें की ज़रूरत पड़ती है। ईंटें कहाँ से आते हैं? तो ईंटों को हम लोग मिट्टी से बनाते हैं। तो मिट्टी क्या होती है? वह प्रकृति होती है कि नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद गांव हो गया, तो गांव में भी हर तरह के घर होते हैं। फिर गाय भैंस उसमें रहते हैं। तो यानी कि हम लोग जो इसको सजाते हैं गांव को, ये भी एक तरह से प्रकृति के रूप में ही रहता है, ठीक है। जो भी चीज़ इसका जो मेन पॉइंट होता है वो हमें प्रकृति से ही मिलता है। फिर सड़क हो गया, मान लो सड़क भी अगर बनता है तो उसमें गिट्टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो गिट्टी कहाँ से आएगा? तो वो पहाड़ों से टूट कर आता है। तो पहाड़ को, यानी पहाड़ क्या चीज़ है? तो पहाड़ भी एक प्रकृति ही चीज़ है, प्रकृति संसाधन है। तो
यहाँ पर कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी वस्तु या किसी भी संसाधन का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हमें प्रकृति के संसाधनों की ही ज़रूरत पड़ती है और हम उसके दो उपयोग करके ही मानव निर्मित संसाधन बना पाते हैं। ठीक है, प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़े थे देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग को पढ़ना है, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। लेकिन भौतिक पर्यावरण जो है, यानी कि भौतिक पर्यावरण में क्या होता है, सिंपल सा सब चीज़ प्राकृतिक रहता है, मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। और साथ ही मानव जीवन को ये जो भौतिक पर्यावरण है यह प्रभावित भी करता है। ठीक है, जो मनुष्य है उसके जीवन को भी यह प्रभावित कर देता है, यह करने की शक्ति रखता है। मान लो कि प्रभावित नहीं कर रहा भी, लेकिन प्रभावित करने की भी शक्ति रखता है। ठीक है, और टाइम आने पे वो प्रभावित भी करता है। ठीक है, तो मानव की प्रति प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, यहाँ पर जो हमारा नया टॉपिक आ चुका है दोस्तों वो है कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। यानी कि मानव जो है, मानव को अब हम लोग प्रकृति के रूप में जानेंगे कि मानव से प्रकृति किस तरह से जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पर हम लोग प्रकृति का मानवीकरण यानी कि अब प्रकृति से मानव किस तरह से जुड़ा हुआ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख लेते हैं कि वीडियो कितना लंबा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 26 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो क्या करते हैं कि इस टॉपिक को रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर कहीं भी मुझे या आपको लगता है कि नहीं वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई है या गलत तरीके से अगर आप लोग पढ़े हो तो कमेंट करना, ताकि मैं उसमें जल्दी से जल्दी सुधार ला पाऊँ। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, और इससे क्या होगा कि हम जिस तरह से पढ़ाते हैं या जिस तरह से समझाते हैं उसी तरह से समझाते रह जाएंगे, तो इससे आपको भी प्रॉब्लम होगा और मुझे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, बस मैं खुद को ही पढ़ पाऊँगा, खुद को ही पढ़ा पाऊँगा और आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊँगा, ऐसे रहेगा। तो आप लोग कमेंट कर दिया करो अगर आप लोग को कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या अच्छे तरीके से अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एकदम एक सटीक जो उदाहरण के साथ मैं अर्थशास्त्र में बता रहा था उस तरह से मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूँ। तो कमेंट करना कि क्या इस तरह से पढ़ाई हो सकता है या हमें कुछ और भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और फिर से अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए यह टॉपिक के साथ। तो चलते हैं, बाय बाय। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.